सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं एसेट 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो 5 मिनट के अंदर अपना रिवीजन हो जाएगा, सिंपल सा स्टैंडर्ड है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगर हम ऐसे 210 की बात करें, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो बड़ा ही सिंपल स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले तुम एक चीज को समझो और मुझे बताओ, मुझे जवाब दो कि मान लीजिए आप एक आईसीआई के मेंबर है, आपने अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। तो जब आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर चुके होगे तो इन दैट सिचुएशन आप क्लाइंट के पास जाओगे कि क्लाइंट मेरे को ऑडिट दे दो, या क्लाइंट आपको ऑफर करेगा। तो द आंसर इज क्लाइंट आपको ऑफर करेगा और बोलेगा मिस्टर ऑडिटर प्लीज हमारा ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि मेरे को ऑडिट सर्विस उस पार्टिकुलर क्लाइंट को रेंडर करना है कि नहीं करना है। लेकिन वो ऑडिट सर्विसेज देने से पहले आप क्लाइंट के सामने इंपोज करोगे कुछ प्री कंडीशंस। अगर क्लाइंट वो कंडीशंस मानेगा तो आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, और अगर क्लाइंट वो कंडीशंस नहीं मानेगा तो वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट वो कंडीशंस क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, राइट। तो मैनेजमेंट को ना 3 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करनी होगी। आप याद करो, ऐसे 200 में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्रीमाइस ऑफ एन ऑडिट, और मैनेजमेंट को ना 3 चीजों के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना उनका काम है। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से डिजाइन करना उनका काम है कि फ्रॉड्स एरर्स ना हो। और तीसरा, ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करना उनका काम है रिगार्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड टू ऑल द पर्संस विद इन द एंटिटी, ठीक है। तो अब यहां पे ऑडिटर प्री कंडीशंस लगाएगा कि मिस्टर मैनेजमेंट आप हमें क्या करिए, एग्री करके दीजिए कि आप ये 3 जिम्मेदारियों से भागोगे नहीं, और आप ये 3 चीजों की जिम्मेदारियां एक्सेप्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे, हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, हम एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है तो भैया हमें ऑडिट की कोई कमी नहीं है, हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर मैनेजमेंट मान जाता है तो अपन एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। एंगेजमेंट लेटर एंटर करके अपन सब कुछ डिसाइड कर लेंगे बकायदा रिटर्न में कि ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, स्कोप क्या होने वाला है, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा फॉलो होने वाला है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी रहने वाली है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी रहने वाली है, अपने को फीस कितना मिलने वाला है, लक्ष्मी कितनी आने वाली है, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा। तो ये सारी चीजें अपन अच्छे से डिसाइड कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एकदम कोई पार्टिकुलर फॉर्मेट हो, बट रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एफआरएफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीस, एक्सपेक्टेड फॉर्म, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। अब देखना सर, एक बार ऑडिट एक्सेप्ट आपने कर लिया और ऑडिट करना शुरू कर दिया। अब एक रेकरिंग ऑडिट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि रेकरिंग ऑडिट के वक्त मान लो मैनेजमेंट कुछ न्यू टर्म्स लाना चाहती है, कुछ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंटर करना चाहती है। तो भाई स्टार्टिंग में तो मैनेजमेंट सब कुछ मान गया था, लेकिन रेकरिंग ऑडिट के वक्त मैनेजमेंट क्या कर रही है सर, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करना चाहती है। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन एज ऑडिटर हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो नया टर्म्स मैनेजमेंट सामने रख रहा है, वेदर दे कन्वे मी ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस और नॉट, कि वो जो न्यू टर्म्स है क्या वो मुझे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस कन्वे कर रहा है कि नहीं। अगर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस कन्वे नहीं कर रहा है वो टर्म्स, तो नो प्रॉब्लम, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन अगर जो रिवाइज टर्म्स हैं उसकी वजह से मेरा जो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो कम हो रहा है, इट इज गिविंग मी अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, अब जाके मुझे प्रॉब्लम होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट से पूछूंगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों टर्म्स को रिवाइज कर रहे हो जिसकी वजह से मेरा जो एश्योरेंस का लेवल है वो कम हो रहा है। तो मैं पूछूंगा रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मैं लूंगा रीजनेबल जस्टिफिकेशन कि मैनेजमेंट के रिफ्यूज करने के पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है। अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो ठीक है भाई, हम भी ऑडिटर्स हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी समझेंगे मजबूरियों को, हम कंटिन्यू करेंगे विद द ऑडिट, हम टर्म्स को मानते हुए नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे, ठीक है ना। अगर टर्म्स रीजनेबल है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो हम कंटिन्यू करेंगे विद द ऑडिट, नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। मगर उन न्यू टर्म्स को मानने की वजह से अगर मुझे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना पड़े तो मैं क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दूंगा। लेकिन अगर वो टर्म्स रीजनेबली जस्टिफाइड ही नहीं है, बकवास बात है, मैनेजमेंट फालतू में न्यू टर्म्स लगा रहा है एंड वो रीजनेबली जस्टिफाइड ही नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन भैया मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तो सबसे पहले सोचूंगा कि विड्रॉ कर लूं। लेकिन जब विड्रॉवल की बात आती है ऑडिट में, तो मैंने तुमको एक बात बताया था कि ऑडिटर के लिए इतना आसान नहीं होता विड्रॉ करके चले जाना, उसको हमेशा देखना होता है कि लीगली परमिसेबल है कि नहीं, विड्रॉवल लीगली परमिसेबल है कि नहीं। And he also needs to consider the need to report to the reporting authorities. तो यहां भी अगर जो टर्म्स है वो जस्टिफाइड नहीं है और मैनेजमेंट मान भी नहीं रहा हमारी बात और रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो हम विड्रॉ कर लेंगे लीगली परमिसेबल, हम कंसिडर करेंगे नीड टू रिपोर्ट टू द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, हम कंसिडर करेंगे नीड टू रिपोर्ट टू द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज।
और एक कॉन्सेप्ट ऐसे 210 में और इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जब जब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जब जब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा या नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर हो जाएंगे, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। तो अगर कोई भी बदलाव आया है, कोई भी चेंज आया है या कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तो वहां अपन नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। जैसे मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो वहां अपन एक नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। एफआरएफ की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई सर, तो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई तो अपन नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गया तो अपन नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। या फिर अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज है, अब ध्यान देना पहले 3 पॉइंट्स में था चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन एफआरएफ, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और अगला जो 2 पॉइंट है उसमें है सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी। तो अगर ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज है, नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी में सिग्निफिकेंट चेंज है, तो अपन एंगेजमेंट लेटर क्या करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज है तब भी अपन एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करेंगे, या अपने स्कोप में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तब भी अपन क्या करेंगे, एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। अब मान लो एक जो अपना मेन कंसिडरेशन था ऑडिट एक्सेप्ट करने का कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, और एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, बट लॉ रेगुलेशन कहता है कि ऑडिटर साहब ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अगर एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है बट लॉ रेगुलेशन कहता है कि ऑडिटर साहब ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट तभी करेगा अगर ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि मैनेजमेंट आप एक काम करना, जो डिस्क्लोजर से अलग से दे दीजिएगा, जो यू नो अनएक्सेप्ट जो एफआरएफ के डिस्क्लोजर आप अलग से दे दीजिएगा। ठीक है, आप एफआरएफ फॉलो नहीं कर रहे हो बट डिस्क्लोजर्स अलग से दे दीजिएगा। और दूसरी चीज, हम अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में ना ईओएम पैरा में इस चीज के बारे में डिस्क्लोजर देंगे कि एक्सेप्टेबल एफआरएफ फॉलो नहीं हो रहा है, और कहीं भी अपन ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज नहीं करेंगे, कहीं भी अपन अपने रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज नहीं करेंगे। सो अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बस इतना ही याद रखना है अपने को ऐसे 210 में, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।